पक्की ईंटों और खंडरों की सूखी सी तस्वीरें आती हैं। है ना। ये प्राचीन लोग असल में क्या खाते थे, कैसे रहते थे? और बिना किसी करेंसी के उन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन कैसे खड़ी कर दी। एग्जैक्टली। और इस चर्चा का जो सबसे आकर्षक पहलू है ना, वो ये है कि इतिहास को हम सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं समझ सकते। कई बार बेहद छोटे छोटे सुराग, जैसे मिट्टी के बने हुए खिलौने या जानवरों की घिसी हुई हड्डियां। छोटी छोटी चीजें। हाँ, या फिर झीलों की तलहटी में हजारों सालों से छिपे हुए वो पराग कण, ये सब हमें उस दौर की पूरी आर्थिक और सामाजिक कहानी बता देते हैं। हमारा उद्देश्य आज सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि उस पूरे तंत्र को समझना है जिसने इस सभ्यता को इतना सफल बनाया। तो चलिए एकदम बुनियादी चीज से शुरू करते हैं। किसी भी सभ्यता का आधार उसकी कृषि होती है और खेती पूरी तरह से वहां के पर्यावरण पर निर्भर करती है। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक बहस ये है कि वहां का मौसम कैसा था। ये बहुत ही विवादित विषय रहा है। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि एम व्हीलर और पिगट जैसे इतिहासकारों का मानना है कि वहां की जलवायु आज की तरह शुष्क या सूखी नहीं थी। हाँ, उन्होंने काफी दिलचस्प तर्क दिए हैं इसके पीछे। और उनका तर्क है कि मोहरों पर गैंडा, बाघ और हाथी जैसे जानवरों के चित्र मिले हैं। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या यह संभव नहीं है कि ये चित्र केवल कलाकारों की अपनी कोई कल्पना हो? मतलब आप कह रहे हैं कि वो जानवर वहां असल में थे ही नहीं? हाँ, मेरा मतलब है अगर किसी पुरानी मोहर पर ड्रैगन छपा हो तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ड्रैगन सच में वहां घूम रहे थे। क्या केवल मोहरों के आधार पे हम ये मान लें कि आज के सूखे थार रेगिस्तान में गैंडे और बाघ थे? ये तो ऐसा हो गया जैसे जैसे रेगिस्तान में कोई पोलर बियर की तस्वीर मिलना। तय करना थोड़ा जोखिम भरा तो है। लेकिन देखिए, व्हीलर और पिगट का जो तर्क है ना, वो केवल मुहरों तक सीमित नहीं है। उनका सबसे बड़ा प्रमाण है पक्की ईंटें। अच्छा, ईंटों से कैसे पता चलेगा? हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का जिस भारी पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है, वो हैरान करने वाला है। उन लाखों ईंटों को भट्टों में पकाने के लिए विशाल मात्रा में लकड़ी के ईंधन की जरूरत पड़ी होगी। ओहो, सही बात है ना। और इतनी लकड़ी बिना घने जंगलों के तो मिल ही नहीं सकती। इसके अलावा एक और सुराग है, मोहनजोदड़ो में ऊंट की हड्डियों का बहुत ही कम मिलना। क्योंकि ऊंट तो रेगिस्तान का जानवर है। बिल्कुल। ऊंट का नामअमना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो इलाका पूरी तरह से रेगिस्तानी नहीं था। साथ ही ओरेलस्टाइन ने बलूचिस्तान क्षेत्र में पानी इकट्ठा करने के लिए बनाए गए गब्बर बंद, यानी जो प्राचीन बांध होते हैं, उनकी खोज की है। मतलब पानी रोकने के लिए बांध बनाए गए थे। हाँ, और अफगानिस्तान के शोतुघाई में तो नहरों के एकदम सीधे अवशेष मिले हैं। ठीक है, ईंटों और बांधों वाली बात से ये तो साबित होता है कि वहां पानी और जंगल थे। लेकिन क्या हमारे पास कोई ठोस वैज्ञानिक तरीका है, मतलब जिससे ये पता चले कि आज से 5000 साल पहले वहां सच में कितनी बारिश होती थी? कला और ईंटों से हटकर कोई सीधा साक्ष्य? बिल्कुल है। और यहीं पर आधुनिक विज्ञान हमारी मदद करता है। गुरदीप सिंह नाम के एक वैज्ञानिक ने राजस्थान की खारे और मीठे पानी की झीलों, जैसे कि सांभर और डीडवाना, उनका एक बहुत ही रोचक अध्ययन किया। अच्छा। उन्होंने झीलों के अंदर गहराई में खुदाई करके पराग कणों यानी पॉलन ग्रेन्स का विश्लेषण किया। एक मिनट, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। परागकण मतलब वो जो फूलों का पीला पाउडर होता है? हाँ, बिल्कुल वही। वो हजारों साल तक पानी के नीचे कैसे सुरक्षित रह सकता है? वो तो गल जाना चाहिए। ये प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। पराग कणों के ऊपर स्पोरोपोलिन नाम के एक पदार्थ की परत होती है। स्पोरोपोलिन? हाँ, और ये परत प्राकृतिक रूप से कभी नष्ट नहीं होती। हजारों सालों तक ये कण झीलों की तलहटी में मिट्टी की परतों के बीच दबते चले जाते हैं। जब वैज्ञानिक किसी झील की तलहटी से मिट्टी का एक लंबा कोर सैंपल निकालते हैं, तो एक तरह से वो समय की किताब के पन्ने पलट रहे होते हैं। एग्जैक्टली। माइक्रोस्कोप के नीचे इन पराग कणों के आकार को देखकर वैज्ञानिक ये बता सकते हैं कि किसी विशेष कालखंड में उस इलाके में कौन से पेड़ पौधे उग रहे थे। गुरदीप सिंह के इस अध्ययन का निष्कर्ष था कि लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में बारिश काफी बढ़ गई थी। अरे वाह! और यही वो समय था जब कृषि का जबरदस्त विकास हुआ। ये तो सच में किसी टाइम मशीन की तरह काम करता है। यानी वैज्ञानिक रूप से भी ये साबित होता है कि वहां नमी थी। हाँ, लेकिन विज्ञान में ना हमेशा अलग अलग निष्कर्ष सामने आते रहते हैं। जैसे 1999 में एंजल और उनके साथियों ने एक और अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि लूणकरण सर झील तो 3500 ईसा पूर्व तक ही बिल्कुल सूख चुकी थी। ओह, मतलब विरोधाभास है। हाँ, इसलिए आज विद्वान ये मानते हैं कि वो इलाका ना तो पूरी तरह से घना जंगल था और न ही आज जैसा सूखा रेगिस्तान, बल्कि वो एक अर्धशुष्क या सेमी एरिड क्षेत्र था, जहां तत्कालीन समय में नमी का स्तर आज के मुकाबले काफी बेहतर था। तो अगर हम ये मान लें कि मौसम खेती के लिए थोड़ा बहुत अनुकूल था, तो सवाल ये उठता है कि वे वास्तव में खेती कर कैसे रहे थे? क्योंकि हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि वे कुएं खोदने वाली दुनिया की पहली सभ्यता थे। हाँ, कुओं का जाल बिछा हुआ था। लेकिन कुओं से पानी निकालने के लिए उनके पास वो गोल घिर्री या चरखी का कोई प्रमाण मिलता ही नहीं है। अब ये बात हजम नहीं होती। बिना घिर्री के इतने गहरे कुओं से रोजाना खेती के लिए और पीने के लिए बाल्टियां खींचना, ये तो शारीरिक रूप से असंभव है। उन्होंने इस समस्या को कैसे सुलझाया? ये एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती है और यहीं पर उनकी असल इंजीनियरिंग का कमाल दिखता है। अगर उनके पास रस्सी खींचने वाला गोल पहिया या घिर्री नहीं थी, तो उन्होंने भौतिकी के एक दूसरे सिद्धांत का इस्तेमाल किया। कौन सा सिद्धांत? लीवर का सिद्धांत।
उन्होंने शाडूफ या कह लें कि ढेकली नाम की एक तकनीक विकसित की। ये शाडूफ काम कैसे करता है? अगर कोई इसे अपने दिमाग में देखना चाहे तो ये कैसा दिखेगा? आप इसे बच्चों के उस खेल सीसॉ की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, वो ऊपर नीचे होने वाला। हाँ, तो कल्पना कीजिए कि कुएं के किनारे एक वाए आकार का लकड़ी का खंभा गाड़ा गया है। उस पर एक लंबी लकड़ी को ऐसे रखा जाता है कि वो आसानी से ऊपर नीचे हो सके। इस लंबी लकड़ी के एक सिरे पर एक रस्सी से बर्तन या बाल्टी बंधी होती है ठीक है। और दूसरे छोटे सिरे पर एक बहुत भारी पत्थर या मिट्टी का लोंदा बांध दिया जाता है। ओह, तो मतलब जब बाल्टी को कुएं में डालना हो तो इंसान अपनी ताकत लगाकर उसे नीचे खींचता है, बिल्कुल। और जब बाल्टी पानी से भर जाती है तो वो जो भारी पत्थर वाला सिरा है वो खुद ब खुद नीचे की तरफ जाने लगता है और पानी से भरी बाल्टी बिना ज्यादा मेहनत के ऊपर आ जाती है। एकदम सही। भारी पत्थर यानी जो काउंटर वेट है वो सारा भारी काम कर देता है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मोहर पर इस शाडूफ का एकदम स्पष्ट चित्र भी मिला है। इस तकनीक ने उन्हें पानी के प्रबंधन में महारत हासिल करने में मदद की। क्या बात है। और इसी पानी के दम पर उन्होंने फसलों की एक पूरी कह सकते हैं कि सुपरमार्केट खड़ी कर दी। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्षी मिले हैं जहां एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थीं। एक साथ 2 फसलें? लकड़ी के हल तो शायद नष्ट हो गए होंगे। हाँ, लकड़ी के हल नहीं बचे, लेकिन बनवाली, मोहनजोदाड़ो और चोलिस्तान से मिट्टी के बने हुए हल के मॉडल जरूर मिले हैं, जो साबित करते हैं कि वे हल का इस्तेमाल करते थे। फसलों की सुपरमार्केट, ये उपमा बहुत सटीक है। स्रोतों के अनुसार उनकी मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी, जिनकी कई किस्में वे उगाते थे। गुजरात के लोथल और रंगपुर से चावल के कुछ प्रमाण मिले हैं। उत्तर प्रदेश के हुलास से धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण हैं। हाँ, चावल हर जगह नहीं था, पर था जरूर। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हरियाणा के बालू क्षेत्र के बारे में पढ़कर हुई। वहां से फसलों की सबसे ज्यादा विविधता मिली है। मतलब गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, तिल, खजूर, अंगूर और यहां तक कि लहसुन के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मतलब उनके खाने में जबरदस्त स्वाद और वैरायटी थी। बिल्कुल। इसके अलावा कपास यानी कॉटन उगाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। हाँ, और सूती कपड़े के मामले में वे इतने मशहूर थे कि यूनानियों ने यहाँ के कपास को सिंडोन नाम दिया था। सिंडोन? हाँ, क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंध क्षेत्र से हुई थी ना, इसलिए सिंडोन। अब सोचिए, इतनी उन्नत खेती से बहुत सारा अनाज बचता होगा। उस सरप्लस अनाज को वे विशाल अन्नागारों या ग्रेनरीज में सुरक्षित रखते थे। हाँ, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल में ऐसे विशाल ढांचे मिले हैं। बिल्कुल, ये अन्नागार उस समय के बैंक की तरह काम करते थे। ऐसा माना जाता है कि कारीगरों और कर्मचारियों को उनका वेतन भी इसी अनाज के रूप में दिया जाता था। तो अगर अनाज उनका बैंक बैलेंस था, तो उस भारी खजाने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्हें जानवरों की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि बिना जानवरों के तो इतनी बड़ी कृषि व्यवस्था और परिवहन तंत्र नहीं चल सकता। एकदम सही बात है। लेकिन जब हम उनके जानवरों की दुनिया को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। स्रोतों के अनुसार हड़प्पा वासियों के लिए कुबड़दार और बिना कुबड़ वाले बैल या मवेशी सबसे महत्वपूर्ण थे। लेकिन जो जानवर आज बहुत आम हैं, जैसे गाय, ऊंट और घोड़ा, उनका चित्र हड़प्पन मोहरों पर कहीं मिलता ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये सच में इतिहास की एक पहेली है। बैल मोहरों पर बहुत प्रमुखता से हैं, लेकिन गाय नहीं। शायद वे सांड को शक्ति का प्रतीक मानते थे, इसलिए सिर्फ उसे दर्शाते थे। गुजरात के शिकारपुर में जानवरों की हड्डियों पर एक विस्तृत अध्ययन हुआ है। वहां मिली 15,000 से ज्यादा हड्डियों में से 85% हड्डियां पालतू पशुओं की थीं, जैसे भैंस, भेड़, बकरी और सुअर। मतलब पशुपालन बड़े स्तर पर होता था। हाँ, लेकिन इसके साथ ही ये भी पता चला कि वे पूरी तरह से खेती पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने जंगली सुअर, नीलगाय, हिरन, गैंडा और यहाँ तक कि कछुओं और मछलियों का भी शिकार किया। उनके आहार का हिस्सा थे ये सब। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा जानवर है जिस पर शायद इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक विवाद है, घोड़े का विवाद। ओह हाँ, ये बहुत बड़ी बहस है। हमारे स्रोत बताते हैं कि गुजरात के सुरकोटड़ा से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ हड्डियां मिली हैं। प्रोफेसर सैंडोर बुकोनी नाम के विद्वान ने दावा किया कि ये एकदम वास्तविक घोड़े की हड्डियां हैं। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन रिचर्ड मीडो और पटेल जैसे अन्य विशेषज्ञ कहते हैं कि ये कोई घोड़ा नहीं, बल्कि एक जंगली आधा गधा है, जिसे हेमियोनेस कहते हैं, उसकी हड्डियां हैं। अब एक आम इंसान के नजरिए से सोचें तो आज के वैज्ञानिकों के पास माइक्रोस्कोप्स हैं, डीएनए तकनीक है, फिर भी वे एक पुरानी हड्डी को देखकर ये तय क्यों नहीं कर पा रहे कि वो घोड़ा है या गधा? ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है। दरअसल ये भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि घोड़ा, गधा और खच्चर ये सभी जैविक रूप से एक ही प्रजाति से आते हैं। अच्छा, एक ही परिवार के हैं। बिल्कुल, जिसे इक्वेस कहा जाता है। अब चूंकि एक जंगली गधे और एक पालतू घोड़े का खानपान लगभग एक जैसा होता है, दोनों घास ही खाते हैं। वही तो, दोनों सख्त घास चबाते हैं, तो उनके दांतों के घिसने का जो तरीका है, जिसे वियर पैटर्न्स कहते हैं, और उनके जबड़े की बनावट बिल्कुल एक जैसी हो जाती है। जब पुरातात्विक खुदाई में हजारों साल पुराना कोई टूटा हुआ दांत या पैर की हड्डी मिलती है, तो केवल उसके आकार को देखकर ये 100% सटीक तरीके से बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो इक्वस प्रजाति का कौन सा सदस्य था। और ये बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब हड़प्पा में घोड़ा हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बहुत गहरा फर्क पड़ता है,
क्योंकि घोड़ा केवल एक जानवर नहीं है, ये प्राचीन काल में परिवहन, संचार और युद्ध की गति को कई गुना बढ़ा देने वाली एक तरह की मशीन था, एक मिसिंग लिंक की तरह। घोड़े से स्पीड आ जाती है। बिल्कुल। अदल हड़प्पा के लोगों के पास पालतू घोड़े नहीं थे, तो इसका मतलब है कि वे बैलगाड़ियों और नाव की धीमी गति वाले परिवहन पर ही पूरी तरह निर्भर थे। साथ ही घोड़े को वैदिक आर्य सभ्यता का प्रमुख जानवर माना जाता है, इसलिए हड़प्पा में घोड़े का होना या ना होना पूरी सभ्यता की गतिशीलता और आर्यों के साथ उनके संबंध को समझने का एक बहुत बड़ा सूत्र है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। अगर उनके पास तेज दौड़ने वाले घोड़े नहीं थे और वो बैलगाड़ियों जैसी धीमी परिवहन व्यवस्था पर निर्भर थे, तो उन्होंने दुनिया के उस पार तक फैले हुए एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण कैसे कर लिया? यही तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। क्योंकि हमारे स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनका जो इंटरनेशनल व्यापार नेटवर्क था, वो आज की किसी मल्टीनेशनल सप्लाई चेन को भी टक्कर दे सकता था। एकदम सही। जब कृषि में सरप्लस यानी बचत पैदा होने लगी ना, तो समाज के एक वर्ग को खेती के काम से मुक्ति मिल गई। वे कारीगर बन गए। मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित की मूर्ति मिली है, जिसने एक बहुत ही सुंदर कढ़ाईदार शॉल ओढ़ी हुई है, जो उनकी बुनाई की कला को दिखाती है। हाँ, वस्त्र उद्योग में उनकी महारत को। चन्हूदड़ों और लोथल मन का निर्माण के बड़े कारखाने बन गए। वे तांबे में टिन मिलाकर कांसे के औजार बनाने लगे थे। लेकिन इन चीजों को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए था, वो तो वहां स्थानीय रूप से मौजूद था ही नहीं ना। जैसे टिन और चांदी वे ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। लाजवर्द नाम का जो बेहद कीमती नीला पत्थर है, वो अफगानिस्तान के बदख्शां से आता था। हाँ, और तांबा ओमान और राजस्थान की खेतीड़ी से लाया जाता था। इसका मतलब है कि उनकी सप्लाई चेन बहुत ही सुलझी हुई और एकदम जटिल थी। हाँ, और ये व्यापार केवल जमीन के रास्ते बैलगाड़ियों से नहीं, बल्कि समुद्र के रास्ते नाव और जहाजों से भी होता था। मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, वहां के सम्राट सारगोन के प्राचीन अभिलेखों में इस समुद्री व्यापार का बहुत स्पष्ट वर्णन मिलता है। ये अभिलेख करीब 2334 से 2279 ईसा पूर्व के हैं। ये हिस्सा स्रोतों में सबसे अधिक हैरान करने वाला लगा मुझे। सारगोन के अभिलेखों में 3 खास जगहों का जिक्र है: दिलमुन, मगन और मेलुहा। हाँ, ये नाम बहुत बार आते हैं। इतिहासकारों ने मगन की पहचान ओमान के रूप में की है और मेलुहा असल में सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता का ही नाम था। सुमेरियन लेखों में हड़प्पा वासियों को बाकायदा नाविकों का देश कहा गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प है दिलमुन, जो आज का बहरीन है। बहरीन की भूमिका बहुत खास थी। अभिलेख कहते हैं कि बहरीन के लोग इस पूरे नेटवर्क में बिचौलियों का यानी मिडलमैन का काम करते थे। तो क्या हम इसे आज की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि बहरीन उस समय का एक तरह का अमेज़न वेयरहाउस या लॉजिस्टिक्स हब था? अमेज़न वेयरहाउस। हाँ, मतलब जहां हड़प्पा से कपड़े और मन के आते थे, ओमान से तांबा आता था, वहां उनकी छटाई होती थी और फिर वे आगे मेसोपोटामिया भेजे जाते थे। ये उपमा बहुत ही सटीक है। बहरीन वाकई उस प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब था। वहां की खुदाई में बाकायदा हड़प्पा सभ्यता के बाट और मुहरें मिली हैं। अच्छा। जो साबित करती हैं कि हड़प्पा के व्यापारी वहां रुककर माल का लेन देन करते थे। मेसोपोटामिया के उर बंदरगाह पर तो एक अलग इलाका ही था, जहां हड़प्पन नाविक अपना सामान उतारते थे। लेकिन इस पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन की सबसे रहस्यमयी बात क्या है जानते हैं? क्या? ये पूरा का पूरा व्यापारिक साम्राज्य बिना एक भी सिक्के के चल रहा था। मतलब कोई करेंसी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई धातु का सिक्का नहीं। पूरी हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा का कोई चलन था ही नहीं। उनका पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम पर काम करता था। एक सेकंड। बार्टर सिस्टम आमतौर पे छोटे गांवों में काम करता है, जहां लोग एक दूसरे को जानते हैं। जैसे आप मुझे गेहूं दें, मैं आपको टमाटर दूंगा। हाँ, लोकल लेवल पर। लेकिन अगर कोई व्यापारी हड़प्पा से चलकर बहरीन जा रहा है, हजारों किलोमीटर दूर, बिना किसी आधिकारिक करेंसी के, 2 अजनबी एक दूसरे पर भरोसा कैसे करते थे? मतलब व्यापार में ईमानदारी कैसे तय होती थी? और यहीं पर हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी वैज्ञानिक और प्रशासनिक उपलब्धि सामने आती है। उनकी बाट माप प्रणाली यानी वेट्स एंड मेजर्स। अच्छा। उन्होंने चर्ट नाम के पत्थर से बने घनाकार बाट बनाए थे। ये क्यूबिकल आकार के होते थे। चर्ट पत्थर? हाँ, ये कोई आम पत्थर नहीं थे। इनका वजन इतने सटीक तरीके से मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज था कि बलूचिस्तान से लेकर हरियाणा तक और यहाँ तक कि ओमान और बहरीन में भी उनके बाटों का वजन एक समान होता था। बाप रे, इतनी दूर तक एक ही स्टैंडर्ड? बिल्कुल। ये बात उस समय के व्यापार का भरोसा थे। जब कोई हड़प्पन व्यापारी अपने मन के या सूती कपड़े के बदले तांबा ले रहा होता था, तो उसे पता होता था कि वजन में कोई हेराफेरी नहीं होगी। मतलब ये तो सच में दिमाग चकरा देने वाली बात है। उनका स्टैंडर्डाइजेशन इतना तगड़ा था कि वो बिना पैसे के सिर्फ आपसी विश्वास और सटीक गणित के दम पर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था चला रहे थे। एकदम। और ये सब उन्होंने तब किया जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अभी सभ्य होने के शुरुआती चरणों में ही थे। उनकी नगर योजना, उनकी जल निकासी प्रणाली और सबसे बढ़कर उनकी शांतिपूर्ण व्यापारिक व्यवस्था। हाँ, हथियारों के तो बहुत कम साक्ष्य मिले हैं वहां से। बिल्कुल। ये सब उन्हें प्राचीन विश्व की सबसे अनोखी और परिपक्व सभ्यता बनाता है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन अध्ययन के धागों को एक साथ पिरोएं, तो ये साफ हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता केवल खंडरों या पकी हुई ईंटों का एक मरा हुआ इतिहास नहीं है। बिल्कुल नहीं।
ये बहुत ही जीवंत दुनिया थी। ये उन किसानों की दुनिया थी जो लहसुन और कपास उगा रहे थे। ये उन चतुर इंजीनियरों की दुनिया थी जो बिना घिर्री के शाडूफ से कुएं का पानी निकाल रहे थे। और उन कुशल कारीगरों की दुनिया जो लाजवर्द के पत्थरों को तराश रहे थे। हाँ, और ये उन नाविकों की दुनिया थी जो लकड़ी की नावों में समुद्र का सीना चीरकर बिना किसी करेंसी के मेसोपोटामिया तक व्यापार कर रहे थे। एक अत्यंत कुशल और आपस में गहराई से जुड़ी हुई दुनिया। और शायद यही कारण है कि आज भी जब हम जमीन के नीचे से निकले उनके किसी छोटे से मिट्टी के खिलौने या पत्थर के बाट को देखते हैं तो वो हमें एक ऐसी कहानी सुनाता है जो आज के हमारे आधुनिक समाज से बहुत अलग नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और सुनने वालों के लिए इस चर्चा को यही समाप्त करते हुए मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहता हूँ। जी। आज की हमारी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, डिजिटल करेंसी, शेयर बाजार